नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। दिल्ली में नक्सल समर्थक संगठनों द्वारा लगाए गए हिडमा हिडमा के नारे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। शुरुआती जांच में कुछ संगठनों के नाम सामने आए हैं, जिनमें भगत सिंह नाम वाला एक संगठन भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जांच एजेंसियों को सोशल मीडिया और मौके की वीडियो फुटेज से अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी है। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की ट्रैफिक और फुटपाथ कब्जे की समस्या खत्म करने के लिए नई योजना शुरू की है। अब 11 मुख्य सड़कों के किनारे लोहे की ग्रिल लगाई जाएंगी ताकि अवैध पार्किंग और दुकानें न बन सकें। फुटपाथ पर दुकानदारों और वाहनों के कब्जे से रोजाना जाम की स्थिति बन जाती थी। यह प्रोजेक्ट दिसंबर से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। लोगों को उम्मीद है कि इससे शहर को स्थायी राहत मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने मंच से आम आदमी पार्टी की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक पहुंचाना प्राथमिक लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी मर्डर केस की चार्जशीट दाखिल हो गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि पति, जेठ और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद इसे हादसा दिखाने के लिए उसे आग लगाई गई थी। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द शुरू होगी। उत्तराखंड में प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला शीतकाल और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लिया गया है। मंदिर समिति ने कहा कि अगले वर्ष अप्रैल में कपाट फिर खोले जाएंगे। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रयागराज जंक्शन ने कमाई के मामले में कानपुर सेंट्रल को पीछे छोड़ दिया है। स्टेशन ने एक साल में 551 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है, जबकि कानपुर ने 488 करोड़ कमाए। रेलवे अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय यात्रियों की बढ़ती संख्या और बेहतर सुविधाओं को दिया। स्टेशन पर यात्री सुविधाएं और स्वच्छता भी राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं। अब प्रयागराज उत्तर भारत के टॉप अर्निंग स्टेशनों में शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज, हापुड़ और देवरिया में 3 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें कई वांछित अपराधी पुलिस की गोली लगने के बाद पकड़े गए। सीएम योगी ने कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया गया है। संभल जिले में 1978 के 47 साल पुराने दंगे की फाइल दोबारा खोली जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। एएसपी ने दंगे से जुड़ी सभी जानकारी संकलित कर एसपी को सौंपी है। अब यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी ताकि कानूनी कार्रवाई तय हो सके। लोगों को उम्मीद है कि इतने सालों बाद पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक संबोधन दिया। उन्होंने कहा, यह यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु और साधु संत मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर को देश की आस्था और आत्मगौरव का प्रतीक बताया। अयोध्या का माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। चीन ने शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार की खबरों को खारिज किया है। उसने अपनी गलती स्वीकारने के बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया। भारत ने इस बयान पर कड़ा विरोध जताया और राजनयिक नोट भेजा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के बन्नू जिले में सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के 22 आतंकियों को ढेर किया गया। हमले के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति रही और कई ठिकाने ध्वस्त किए गए। पेशावर हमले के बाद से पाकिस्तान में आतंक विरोधी अभियान तेज हो गया है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता बताया है। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज फहराने के लिए 700 टन वजनी और 44 फीट लंबा ध्वज दंड लगाया गया है। यह ध्वज दंड पूरी तरह स्टील से बना है और विशेष इंजीनियरिंग तकनीक से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पवित्र भगवा ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर निर्माण पूर्णता की ओर पहुंच गया। देश भर में इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर उत्साह की लहर दौड़ गई।
उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है और ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 26 से 27 नवंबर के बीच शुष्क मौसम और शीतलहर की संभावना जताई है। कई जिलों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाने के आसार हैं। तेज हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। लखनऊ में अगले 2 दिन सर्दी का असर सबसे ज्यादा रहेगा। अयोध्या में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के साथ 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे और जय श्री राम के नारों से अयोध्या गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने मंदिर की पूर्णता की घोषणा की और इसे युगांतकारी बताया। धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव का यह क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। राम मंदिर ध्वजारोहण के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गया। उन्होंने बिना किसी नाम लिए संकेत भरा संदेश लिखा, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई। भाजपा और सपा के बीच इस मुद्दे पर फिर बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश ने इसे आस्था से अधिक संकल्प का विषय बताया। राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 चुनाव की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या के ध्वजारोहण कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कई महापुरुषों को याद किया। उन्होंने अशोक सिंहल, रामचंद्र दास परमहंस और विष्णु हरि डालमिया जैसे संतों को श्रद्धांजलि दी। भागवत ने कहा कि इन सभी के तप और त्याग से यह दिन संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि राम राज्य का ध्वज लहराकर अब आत्मा को संतोष मिला है। कार्यक्रम में भावनात्मक माहौल देखने को मिला। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह ध्वज सदियों पुराने सपने का साकार रूप है। यह संघर्ष से सृजन, संकल्प और सफलता का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की आस्था, एकता और संस्कृति की नई ऊर्जा बताया। उन्होंने सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक पल की बधाई दी। दिल्ली के एम्स और लोकनायक अस्पताल में सर्जरी के दौरान संगीत थेरेपी का प्रयोग किया गया। बांसुरी और पियानो की मधुर धुनों ने मरीजों की चिंता और घबराहट कम की। डॉक्टरों ने पाया कि संगीत से मरीजों की रिकवरी तेज होती है और सर्जरी के नतीजे बेहतर आते हैं। इस प्रयोग को अब दूसरे अस्पतालों में भी लागू करने की तैयारी है। विशेषज्ञों ने इसे भारत में मेडिकल म्यूजिक थेरेपी की बड़ी शुरुआत बताया। पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की मौत के बाद अफगानिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तालिबान सरकार ने कहा कि वह अपने क्षेत्र और नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार रखती है। अफगान सेना को सीमावर्ती इलाकों में सतर्क कर दिया गया है। सरकार ने पाकिस्तान को चेताया कि यदि हमले जारी रहे तो करारा जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच सीमा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें 6 लोगों की मौत और कई घायल हुए। कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। शांति वार्ता के बीच हुए इन हमलों से हालात फिर तनावपूर्ण बन गए हैं। यूक्रेन ने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। दुनिया के कई देशों ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। पाकिस्तान में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से बढ़ती आबादी देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर भारी पड़ रही है। सरकारी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में पिछड़ रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सरकार के प्रयास बेहद कमजोर बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में स्थिति भयावह हो सकती है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही सख्त कदम उठाए। उन्होंने छात्राओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक मोबाइल टीम की तैयारी की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। पदभार ग्रहण के साथ ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। बिहार के नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभाग का कार्यभार संभालते ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्राथमिकता होगी और सभी रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर फोकस रहेगा। मंत्री ने वादा किया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से अग्रणी बनाना उनका लक्ष्य है। बिहार के नए सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने पदभार संभालते हुए किसानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को मजबूत बनाना और एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार हर किसान को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारिता क्षेत्र में नई तकनीक और डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद बिहार के सम्राट चौधरी ने शुभ मुहूर्त में गृह मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में अपराध, नक्सल गतिविधि और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। नए मंत्री के तेवर देखकर प्रशासन में हलचल मच गई।
टाइटैनिक के यात्री इसिडोर स्ट्रॉस की सोने की घड़ी नीलामी में रिकॉर्ड दाम पर बिकी। स्ट्रॉस ने जहाज डूबते समय दूसरों को बचाने के लिए अपनी बोट छोड़ दी थी। उनकी पत्नी ने भी उनके साथ ही जहाज पर रहना चुना और दोनों की वहीं मौत हुई। यह घड़ी दशकों तक समुद्र में पड़ी रही, फिर गोताखोरों ने उसे खोज निकाला। नीलामी में इसे $1.2 मिलियन से अधिक की कीमत पर खरीदा गया। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत को अब हत्या बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच में 7 करीबी लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। जांच में निजी विवाद और वित्तीय लेन देन से जुड़े एंगल सामने आए। पूरा राज्य इस घटना से सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे सांस लेने में दिक्कत बढ़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली और सर्द हवाओं के चलते प्रदूषण बढ़ा है। सरकार ने स्कूलों में छुट्टियां और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सरकार ने सेकेंड हैंड मोबाइल फोन की बिक्री को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब पुराने फोन बेचने से पहले IMEI नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा। यदि किसी फोन में नकली या क्लोन IMEI मिला तो 3 साल की जेल और जुर्माना तय है। यह नियम साइबर अपराध और ठगी रोकने के लिए लागू किया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे फोन खरीदते समय वेरिफिकेशन जरूर करें। पश्चिम बंगाल में सर यानी स्पेशल वोटर रिवीजन प्रक्रिया पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। BLO और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झड़पें हुई और नारेबाजी देखी गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल असली मतदाताओं के नाम हटा रहा है। वहीं आयोग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चल रही है। राज्य भर में इसको लेकर माहौल बेहद गर्म है।